वेल सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप? रिवीजन चल रही है अच्छी से? यस और नो? वेल, तो आज जो है हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर रहेगा हमारा रिटर्न। ओके, सो चलो रिटर्न चैप्टर पे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? जो मैंने आपको यहाँ नोट्स दी है, ये रिटर्न चैप्टर में फर्स्ट पेज जो अभी मैं लूँगा, और क्यूआरएमपी स्कीम का ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल है। ठीक है, क्यूआरएमपी स्कीम का ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन इसके बाद कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन ऑन रिटर्न चैप्टर। बस मैं तो कहूँगा एग्जाम में इतना पढ़ लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लेना। हाँ, आर यू रेडी? हाउस द जोश? चलो रिटर्न चैप्टर के बारे में हम हमारा रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहले तो एक फ्लो में समझा देता हूं। ये चैप्टर में आपको स्टेटमेंट, रिटर्न और एनुअल रिटर्न टाइप के और कुछ अदर रिटर्न टाइप्स के रिटर्न्स मिलते हैं, जिसको मैंने पहले चार्ट पे समझाया हुआ है और उसी को ही टेबुलर फॉर्म में मैंने दिया है, थोड़ा डिटेलिंग करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट सेक्शन 37 के हिसाब से आपको मंथली या क्यूआरएमपी स्कीम में क्वार्टरली बेसिस पे आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट देना पड़ता है, और उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं जीएसटीआर 1। जो सप्लायर को जो भी वो आउटवर्ड सप्लाई करेगा उसमें ये स्टेटमेंट जीएसटीआर 1 नॉर्मली अगर आप मंथली स्कीम में हो तो 11 तारीख तक, यानी अगले महीने के 1 से 11 तारीख तक आप कभी भी दे सकते हो। ओके, फॉलोइंग मंथ और क्वार्टर। और आप अगर क्यूआरएमपी स्कीम में हो तो 1 से 13 तारीख तक आप कभी भी देख सकते हो। क्यूआरएमपी स्कीम क्या है इसके आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ इनवर्ट सप्लाई का भी स्टेटमेंट, यानी ओके जो जिस पे आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो, जो इनवर्ट सप्लाई का उसका भी स्टेटमेंट देना पड़ता है जीएसटीआर 2। लेकिन जीएसटीआर 2 अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। हाँ, 2A और 2B जिसमें आपके ऑटो अपडेट होते हैं आईटीसी, जो भी आप परचेस करते हो और फिर आप आईटीसी क्लेम करते हो। अब जीएसटीआर 2A धीरे धीरे रिमूव हो रहा है और 2B उसके इंस्टेड ऑफ जीएसटीआर 2A अब 2B आ रहा है, तो ठीक है। ओके, वो 2A और 2B एक जैसे स्टेटमेंट है, थिन लाइन डिफरेंस है। तो ये सिचुएशन में इनवर्ट सप्लाई का जीएसटीआर 2 और आउटवर्ड सप्लाई का यहाँ पे जीएसटीआर 1 और आईएफएफ। सर ये आईएफएफ क्या होता है? हम क्यूआरएमपी स्कीम में पढ़ेंगे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ओके, क्यूआरएमपी स्कीम में पढ़ेंगे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कंपोजिशन। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो फिर आपको मंथली या क्वार्टरली जीएसटीआर 1 देने की जरूरत नहीं है। आपको क्वार्टरली एक स्टेटमेंट देना पड़ता है और वो स्टेटमेंट सीएमपी फॉर्म में देना पड़ता है और वो अगले महीने के 18 को देना पड़ता है। कंपोजिशन स्कीम में रिटर्न ईयरली होते हैं लेकिन स्टेटमेंट जो है वो क्वार्टरली होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब तो ये तो रहे स्टेटमेंट, ये रिटर्न नहीं होते। जीएसटीआर 1 आईएफएफ वगैरह रिटर्न नहीं होते, वो जो स्टेटमेंट्स होते हैं। अब आते हैं रिटर्न। ओके, यानी जहां आप अपना टैक्स कैलकुलेट करते हो। जीएसटीआर 1 में आप टैक्स कैलकुलेट नहीं करते हो, आप सिर्फ जो भी सप्लाई किया उसका टोटल देते हो और वैल्यू सब यहाँ पे देते हो। लेकिन टैक्स कैलकुलेशन आपका आईटीसी लेने के बाद, आईटीसी क्लेम करने के बाद वो होता है रिटर्न में। रिटर्न दो टाइप के होते हैं, एक रेगुलर रिटर्न और एक एनुअल रिटर्न। रेगुलर रिटर्न आपका जो है जीएसटीआर 3B में जाएगा और वो 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ में जाएगा। और अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हो तो क्वार्टरली बेसिस पे जाएगा। नीचे हम क्यूआरएमपी स्कीम में देखेंगे। ओके, तो रेगुलर टैक्सेबल पर्सन इंक्लूडिंग सीटीपी, यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, क्यों ना लिमिटेड पीरियड के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो लेकिन आपको जीएसटीआर 3B देना पड़ता है, उधर जीएसटीआर 1 भी देना पड़ता है और 20th ऑफ फॉलोइंग मंथ होता है। नेक्स्ट में आपको को एनआरटीपी को जीएसटीआर 5 है और कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को जीएसटीआर 4 है। ओके, जीएसटीआर 4 ईयरली जाता है और
पूरे साल का GSTR4, जैसे एग्जांपल लो 1 अप्रैल 2021 से लेके तो यहाँ पे 31 मार्च 2022 तक का ये पूरा एक ही रिटर्न जाएगा, और वो 30 अप्रैल ऑफ द फॉलोइंग ईयर, मतलब यहाँ पे 30 अप्रैल तक रिटर्न फाइल करना पड़ता है। कंपोजिशन स्कीम में स्टेटमेंट क्वार्टरली है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न जो है वो ईयरली है। ये तो है आपके रेगुलर रिटर्न। अब हम बात करेंगे एनुअल रिटर्न। इन एडिशन टू रेगुलर रिटर्न मंथली या क्वार्टरली बेसिस, ओके, आप जो दे रहे हो या कंपोजिशन में ईयर का ही दे रहे हो, इन एडिशन टू दिस रिटर्न आपको एनुअल रिटर्न भी देने पड़ते हैं। जैसा बहुत सी बार आपने देखा टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग ITC, एनुअल रिटर्न का नाम आया होगा। तो रेगुलर टैक्सेबल पर्सन को एनुअल रिटर्न GSTR 9 में देना पड़ता है, और कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को GSTR 9A में एनुअल रिटर्न देना पड़ता है, और उसकी ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी मंथली, क्वार्टरली प्लस आपको पूरे साल का एक रिटर्न देना है। यानी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को तो 2 ईयरली रिटर्न देने हैं, उसका रेगुलर रिटर्न जो देना है, ओके, वो तो GSTR 4 में पूरे ईयर का देना ही है, साथ साथ में उसको भी एनुअल रिटर्न देना पड़ता है, और वो 31 दिसंबर तक का एनुअल रिटर्न उसको देना पड़ेगा। तो रिटर्न के 2 टाइप हमने देख लिए, रेगुलर और एनुअल रिटर्न। इसके बाद में बेटा हम बात करेंगे अदर रिटर्न। अदर रिटर्न में 2 स्पेशल रिटर्न GST में, एक फर्स्ट रिटर्न और एक फाइनल रिटर्न, यानी पहला रिटर्न और आखिरी रिटर्न, फाइनल रिटर्न जिसको हम कहते हैं। ये फर्स्ट रिटर्न क्या होता है? फर्स्ट रिटर्न में लेट्स टेक एग्जांपल, यहां पे ऐसा होता है कि आप लायबल हुए, जैसे आपने 30 दिन में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तब से मानी जाती है कि जब से, हाँ, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तब से मानी जाती है तब से आपका, यहां ध्यान से सुनिएगा, आपका यहां पे लायबल टू रजिस्ट्रेशन हुआ 25, लेट्स टेक एग्जांपल 25 जनवरी को आप लायबल टू रजिस्ट्रेशन हुए, इफेक्टिव डेट तब से मानी जाएगी और तब से आपको GST देना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप 30 दिन में अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन आएगा, तो अब जनवरी महीने का रिटर्न का ड्यू डेट है 20 फेब, और 20 फेब तक आपकी RC नहीं आई समझो, तो अब क्या करोगे? तो गवर्नमेंट कहती है डोंट वरी, ओके, 20 फेब तक RC नहीं आई तो भी अब RC आने के बाद 27 फेब को RC आई, तो RC आने के बाद का जो पहला रिटर्न रहेगा, पहला रिटर्न कब आएगा? तो फरवरी का पहला रिटर्न आएगा 20 मार्च को, ओके, फरवरी का पहला रिटर्न आएगा 20 मार्च को। तो ये जो 20 मार्च को उसका पहला रिटर्न आया, उसमें वो जनवरी के जो 6 दिन थे, यानी 25 जनवरी से लेके तो यहां पे 1 फेब तक, तो वो भी डेटा, जबकि वो रिटर्न फरवरी का डाल रहा है, क्योंकि जनवरी का टाइम चले गया तो फरवरी का डाल रहा है, तो जब से वो लायबल हुआ और टिल जो फेब एंड तक का पीरियड है, ओके, वो पूरा वो उस रिटर्न में कवर कर सकता है। मतलब पहला रिटर्न जब आपका जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो एक ही मंथ का जाएगा, 1 मंथ से ज्यादा का पीरियड भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट रिटर्न। और फाइनल रिटर्न, फाइनल रिटर्न मतलब क्या? अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हो तो आपको एक, ओके, इन एडिशन टू योर नॉर्मल रिटर्न, यानी आपको GSTR 3 भी तो देना ही है, आपको एनुअल रिटर्न तो देना ही है, पर भाई अब तुमने कैंसिल कर दिया, उसका फाइनल रिटर्न भी चाहिए। क्यों? क्योंकि कैंसिलेशन के टाइम आपके जो भी इनपुट्स, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस रहते हैं, वो स्टॉक के आपको पेमेंट करने पड़ते हैं, ITC रिवर्स करने पड़ते हैं, तो वो आपके फाइनल रिटर्न में लिया जाता है। और वो कब फाइल करना चाहिए आपने? तो वो फाइल करना चाहिए विद इन, वो क्या कहते हैं, आपने फाइल करना चाहिए विद इन 3 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर और डेट ऑफ कैंसिलेशन विच इज लेटर। कभी कभी क्या हो जाता है कि जिस दिन कैंसिल हुआ वो, या आपको कैंसिलेशन ऑर्डर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आती है, ओके, मतलब ओके, पुरानी डेट से आती है कैंसिलेशन ऑर्डर, तो फिर वहां से 3 मंथ, या फिर यहां पे डेट ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर, ओके, वहां तक आपने यहां पे फाइनल रिटर्न दे देने चाहिए। इसी रिटर्न को मैंने टेबुलर फॉर्म में नीचे दिया हुआ है। जैसे ओके, अगर आप यहां पे आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट दे रहे हो, ओके, ओनली आउटवर्ड नॉट इनवर्ड, सॉरी बेटा, ओके, क्योंकि GSTR 2 अभी पिक्चर में नहीं है, स्टेटमेंट में दे रहे हो, तो एवरी रजिस्टर पर्सन को यहाँ पे GSTR 1 देना पड़ेगा, मंथली बेसिस पे देना पड़ेगा, और अगर आप QRMP स्कीम में हो तो आपको नीचे क्वार्टरली बेसिस पे देना पड़ेगा, वो हम QRMP स्कीम में देखेंगे। ओके, ये 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ देना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोगों को GSTR 1 लागू नहीं है, ये एग्जाम में पढ़ के जाना, कभी कभी MCQ क्वेश्चन में आ सकता है। कौन? कंपोजिशन टैक्स पेयर को GSTR 1 नहीं देना है, NRTP को नहीं देना है, CTP को देना है। सुनिए, ओके, CTP को देना है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग, लिखना हो तो लिख देना आपने, इंक्लूडिंग CTP, आपके नोट्स में होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, नहीं तो लिख दो इंक्लूडिंग CTP, ओके, पर NRTP को नहीं देना है, ISD को, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देना है, या जो TDS TCS GST के डिडक्ट करते हैं, ECO, इनको GSTR 1 देने की जरूरत नहीं है। जब आप GSTR 1 फाइल करते हो तो
B2B के केस में आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ती है और B2C के केस में कंसोलिडेटेड डिटेल देनी पड़ती है। और इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो इंटरस्टेट सप्लाई के केस में वैल्यू अगर 2,50,000 के ऊपर होगी तो इवन दो वो B2C ट्रांजेक्शन हो, सुनो, तो इवन दो वो B2C ट्रांजेक्शन हो, उसको पूरी वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ेगी। एक बार फिर से, B2B का हर इनवॉइस वाइज इनवॉइस नंबर के साथ GSTR1 में अपलोड होगा। B2C का हर इनवॉइस अपलोड नहीं होगा, टोटल अपलोड होगी। और B2C के केस में इंटरस्टेट सप्लाई हुआ होगा और वैल्यू 2,50,000 के ऊपर होगी। क्यों ना वो B2C हो, उसका इनवॉइस वाइज डिटेल अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में GSTR3 भी हर रजिस्टर पर्सन को देना है, मंथली बेसिस पे देना है। QRMP स्कीम में होगा तो क्वार्टरली बेसिस पे देना है। ओके, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ को देना है। लेकिन अगर आप QRMP स्कीम में होगे तो आपको 20 नहीं होगा, आपको 22 और 24 स्टेट वाइज अलग अलग डेट मिल जाएगी। और ये QRMP रिटर्न किसको देने की जरूरत नहीं है? OIDR सर्विस प्रोवाइडर, कंपोजिशन टैक्स पेयर, NRTP, ISD और TDS TCS वाले होंगे तो उनको ये रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। कंपोजिशन टैक्स पेयर में हमने देखा कि GSTR4 है वो ईयरली बेसिस पे देना है, लेकिन CMP08 में उनको क्वार्टरली बेसिस पे स्टेटमेंट देना है और ये ईयरली बेसिस अगले साल के 30 अप्रैल तक आपको ये फाइल करना है। ओके, उसके बाद में एनुअल रिटर्न। ओके, एनुअल रिटर्न जो है आपको GSTR9 में देना है। ओके, ये एनुअल रिटर्न जो है 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर तक देना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, सप्लायर अगर OIDR सर्विस प्रोवाइडर होगा, कंपोजिशन टैक्स पेयर होगा, NRTP होगा, ओके, यहाँ पे ISD होगा, पर्सन डिडक्टिंग TDS TCS होगा और दोज रेफर्ड इन प्रोविजन टू सेक्शन 35(5). और यहाँ पे CTP भी ऐड कर देना। यहाँ पे एक चीज ऐड कर देना, CTP, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को ओके एनुअल रिटर्न देने की जरूरत नहीं। ख्याल रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CTP को मंथली रिटर्न देना पड़ेगा या क्वार्टरली रिटर्न देना पड़ेगा, लेकिन यहां पे एनुअल रिटर्न NRTP और CTP दोनों को भी देने की जरूरत नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके नोट्स में होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज आपने ऐड कर देना। ओके, और 35(5) के प्रोविजो में कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटी है जिसके ऑडिट अगर CNAG करता है तो वो सिचुएशन में उनको यहां पे एनुअल रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में एक छोटी सी अमेंडमेंट जो आपके लिए हुई है वो क्या, कि अब जो है यहाँ पे सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मतलब पहले जो है ओके आपके एनुअल रिटर्न के साथ ओके CA या CMA से सर्टिफाई करके एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे ऐड किया जाता था, जिसे हम GST ऑडिट कहते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने CA और CMA के जो सर्टिफाइड स्टेटमेंट है वो बंद कर दिए, मतलब GST ऑडिट CA और CMA से निकाल दिया है। ओके, अब सेल्फ सर्टिफाइड कर दिया, पर निकाल दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेमैन लोग कहां से सेल्फ सर्टिफाइड सबमिट करेंगे, तो अल्टीमेटली हमें सबमिट करना है। पर व्हाट यू रीड में भी सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब क्या, आपका जो भी कंपनी एक्ट के तहत या इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो आपको देना पड़ेगा। GST के यहां पे सेपरेट ऑडिट करने की कोई जरूरत नहीं है। और फाइनल रिटर्न, जैसा मैंने कहा कि अगर आप कैंसलेशन करते हो तो GSTR10 में आपको फाइनल रिटर्न देना पड़ेगा, और वो फाइनल रिटर्न विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर और डेट ऑफ कैंसलेशन विच एवर इज लेटर। ओके, वहां से 3 महीने के अंदर अंदर आपको देना पड़ेगा। फर्स्ट रिटर्न हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब भी आप पहला रिटर्न फाइल करोगे तो पहला रिटर्न फाइल करते वक्त ओके पीरियड सिर्फ 1 मंथ का नहीं, उससे भी ज्यादा हो सकता है। चलिए, तो ये कंसेप्ट हमने यहां पे देखा रिगार्डिंग टू स्टेटमेंट और रिटर्न। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो यहां पे हुई है और इस बार क्वेश्चन आ सकता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग GSTR1 एंड IFF। ओके, अब रिस्ट्रिक्शन क्या है मैं आपको बता दूं। अगर आप मंथली स्कीम में हो और अगर आप QRMP स्कीम में हो, अगर if he has not furnished return in form GSTR3B for preceding 1 month, अमेंडमेंट क्या थी, पहले 2 महीना अब 1 महीना, यानी अगर आपने पिछले मंथ का GSTR3B नहीं दिया होगा, सुनो, GSTR3B आपने पिछले मंथ का नहीं दिया होगा, तो वो केस में यू आर नॉट अलाउड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन योर GSTR1, मतलब आपका GSTR1 फ्रीज कर दिया जाएगा। कम ऑन, आपका GSTR1 फ्रीज कर दिया जाएगा अगर आपने लास्ट मंथ का ओके GSTR3B नहीं दिया होगा। और अगर आप QRMP स्कीम में होगे, सेकंड वाला QRMP स्कीम में होगे और आपने लास्ट टैक्स पीरियड मतलब क्वार्टर समझ लो, आपने लास्ट टैक्स पीरियड यानी क्वार्टर का GSTR3B नहीं दिया होगा, तो आपका GSTR1 एज वेल एज IFF यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी ये ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी
आपका लास्ट टैक्स पीरियड का वो मंथ हो या क्वार्टर हो जीएसटीआर 3B फाइल होना चाहिए, तो ही आपके कंप्लायंस अगले टैक्स पीरियड में हो पाएंगे, फिर वो जीएसटीआर 1 के हो या आईएफएफ के हो। ये हमने देखा। उसके बाद में लेट फी, इसके ऊपर सवाल आ सकता है इस बार, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाना। नॉर्मली सेक्शन 64 क्या कहता है? नॉर्मली सेक्शन 64 नहीं 47 ये कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर जीएसटीआर 1, 3B, जीएसटीआर 10 नहीं दिए, आप ध्यान में रखो अभी जीएसटीआर 1 और 3B नहीं दिए विद इन ड्यू डेट, तो लेट फी लगती है क्या? तो यस बेटा, अगर आपने विद इन ड्यू डेट नहीं दिए तो लेट फी लगेगी, ठीक है। और यहां पे वो लेट फी क्या है? तो 100 फॉर एवरी डे, मैक्सिमम अमाउंट 5000। ओके, ये सेक्शन में लेट फी दी है 100 रुपीज फॉर एवरी डे, मैक्सिमम अमाउंट रुपीज 5000। ओके, प्लस अब देखो मैंने ये लिखा है, लेकिन मैंने आगे क्या लिखा है? ये जो 100 है ये तो CGST के प्लस 100 SGST के, यानी 200 हो जाएंगे, मैक्सिमम 10,000, 5 + 5 इतना आपको पेनल्टी लगेगा। और उसके बाद में नेक्स्ट जो आपको बताऊं, ओके, अगर आपने एनुअल रिटर्न नहीं दिया तो 100 रुपीज एवरी डे, मैक्सिमम 0.25, ये CGST का है, मतलब ओके 100 रुपीज CGST के, 100 रुपीज SGST के, 200 रुपीज पर डे पेनल्टी लगेगी, और मैक्सिमम 0.5%, मैक्सिमम 0.5% ऑफ टर्न इन स्टेट, यहां आपने कंप्लीट कर लेना, 5.5% ऑफ टर्न और इन स्टेट। ओके, 0.5 कैसे बेटा? 0.25 जो है ये CGST का और 0.25 ये SGST का, तो ऐसा 0.5%, ओके 50% ऑफ टर्न इन स्टेट आपको मैक्सिमम पेनल्टी लगेगी। ओके, CGST और SGST मिला के। लेकिन इसके तहत गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन दिया है और एक रिलैक्सेशन दिया है, और वो नोटिफिकेशन और रिलैक्सेशन क्या दिया है? ओके, ये नोटिफिकेशन आपके अभी अमेंडमेंट्स में भी कवर्ड है। ओके, वो क्या दिया है भाई? ठीक है, सेक्शन में कहा होगा कि 100 + 100 200 रुपीज पर डे डिफॉल्ट, मैक्सिमम 10,000, और ये जो एनुअल रिटर्न का दिया होगा, लेकिन उसमें भी रियायत दी है। अब गवर्नमेंट ने उसको अलग अलग कैसे किया है? आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो और अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपका जीएसटीआर 1 में नील वैल्यू है और आपका जीएसटीआर 3B भी नील टैक्स है, यानी इस मंथ में आपने कोई सप्लाई नहीं किया और कोई टैक्स नहीं है, तो फिर आपकी पेनल्टी जो है 100 + 100 यानी 200 रुपीज पर डे, बट मैक्सिमम 500 ही होगी, 5000 नहीं, रियायत दी है, मैक्सिमम 500 यानी 250 + 250। ओके, मैक्सिमम 500 होगी, ये टेबल लर्न करके जाना। अगर नेक्स्ट यहां पे आप रजिस्टर्ड पर्सन हो जो 1 में नहीं आते, मतलब आपका आउटवर्ड जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड वैल्यू है या फिर आपको टैक्स पेएबल है, तो वो केस में भी दो पार्ट है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये अच्छे से पढ़ के जाना, आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपकी पेनल्टी 200 रुपीज, 100 + 100 200 रुपीज, बट मैक्सिमम 2000 होगी, 5000 नहीं, रियायत दिए 2000 होगी। यानी ओके, यहां पे अगर आप 200 करके जाओगे तो 2000 जैसे हो जाते हैं, फिक्स होगी आपकी पेनल्टी। ओके, यानी 100 CGST के और 100 SGST, सॉरी 1000 CGST के और 1000 SGST के, मैक्सिमम 2000। और अगर आपका टर्नओवर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ध्यान सुनना, आपका टर्नओवर इन PFI ओके, आपका 1.5 करोड़ के ऊपर है पर 5 करोड़ के नीचे है, अगर जो भी मैं नोट कर रहा हूं होगा आपके नोट्स में तो इट्स ओके, ठीक है। अगर 1.5 करोड़ के ऊपर और 5 करोड़ के नीचे है तो 200 रुपीज पर डे, बट मैक्सिमम यहां पे 5000 कैसे? 2500 + 2500 यानी मैक्सिमम 5000। वैसे पेनल्टी मैक्सिमम कितनी लग सकती है? 10,000, जो हमने सेक्शन 47 में कहा, पर रियायत दी है। और अब वो क्या कहते हैं? अब वो कहते हैं कि अगर आप 1 और 2 दोनों में नहीं आते हो, अब कब ऐसा होगा जब आप 1 और 2 में, 2 में नहीं आओगे? जब टैक्स पेएबल है और आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, 5 करोड़ के ऊपर है, ओके, इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो फिर आपको लेट फी एज पर सेक्शन 47 लगेगी, मतलब 200 रुपीज पर डे ऑफ डिफॉल्ट और मैक्सिमम 10,000 इस तरह से लगेगी। तो ये टेबल आप अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद में कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन होगा, तो अगर आपका टैक्स पेएबल नील होगा तो 200 रुपीज, मैक्सिमम यहां पे 500 होगा। ओके, 250 + 250, और आपका कुछ टैक्स पेएबल होगा 200 और मैक्सिमम 2000 होगा, यानी 1000 + 1000, ये आपकी यहां पे लेट फी होगी। तो इस तरह से हमने बेटा जहां तक देखा कि यहां पे लेट फी आपको किस तरह से लगेगी और उसमें क्या रियायतें दी है। फिलहाल सेक्शन 47
इवन दो सेक्शन 47 में 200 प्लस 10,000 का है, सॉरी मैक्स 10,000 का है, पर उसमें भी रियायत दी है और ये टेबल मैंने यहाँ पे दिया है। ओके, अब आपको एक बात बताओ, एनुअल रिटर्न के लिए एक पॉइंट मेरे चार्ट में रह गया। ओके, ये एनुअल रिटर्न में मैंने यहाँ पे ऐड करना चाहिए था कि अगर आपका एग्रीगेट टर्न और 2 करोड़ के नीचे है तो आपको एनुअल रिटर्न से रियायत है, एक पॉइंट आपने ऐड कर देना। अगर आपका एग्रीगेट टर्न और ओके अप टू मतलब 2 CR अप टू 2 CR होगा तो आपको एनुअल रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट मैं बाद में ऐड कर दूंगा, अगर आपके चार्ट में होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं होगा तो आपने ऐड कर देना। चलिए, अब आता हूं मैं यहां पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर, GSTP, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकती है। कॉन्सेप्ट ऑफ GSTP, ओके, क्या हो गया कि अब यहां पे रजिस्टर्ड पर्सन ओके अपने सारे GST के कंप्लायंस करने के लिए ओके ये GSTP को यहां अथॉरिटी दे सकता है कि तू GST के जो भी कंप्लायंस है सो वो कर सके। GSTP को एक सेपरेट ओके आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। हाँ, ये GSTP एक स्पेशल प्रैक्टिशनर है और जिनको एक स्पेशल यूजर आईडी यानी आईडी प्लस पासवर्ड मिलेगा, जो कॉमन पोर्टल पे यहाँ पे क्लाइंट के बिहाफ पे वर्क करेंगे। दे विल वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर। ओके, तो टैक्स पेयर में चूज द GSTP। टैक्स पेयर को क्या करना है, उनका जो GSTN पोर्टल है वहां लॉगिन में जस्ट GSTP का आईडी यूज करना है, तो आपके सारी ऑथोरिटी उसके पास चली जाएगी, आपके बिहाफ पे वो बहुत सारी चीजें कर सकता है। ओके, तो यहां सर GSTP होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। GSTP होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, वो सिटीजन ऑफ, बेसिक क्राइटेरिया ये है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, ओके, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए और नॉट कन्विक्टेड बाय कोर्ट, कोर्ट से कोई सजा उसको नहीं दी गई है। प्लस ओके, और अदर कंडीशन क्या है, तो वो यहाँ रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ ग्रुप बी, ओके, और अल्सो 2 साल के नीचे उसने गवर्नमेंट में सर्विस ना दी हो, कम से कम 2 साल दी हो, या पुराना सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर हो, या फिर यहाँ पे यहाँ और पुराना सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर हो और उसने कम से कम 5 साल एज अ प्रैक्टिशनर काम किया हो, या फिर उसने यहाँ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले ली हो जो रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट, फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री ली हो जो इंडियन यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज किया है, या गवर्नमेंट की नोटिफाइड एग्जाम पास की हो, या फिर ओके हम ICAI, ICSCA और ICSI की एग्जाम यानी CA में CS हो तो वो GSTP बन सकते हैं। भाई ये GSTP एक्टिविटी क्या करते हैं, तो वो ओके यहाँ पे डिटेल्स यानी GSTR1-2 फाइल करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट, ओके, मंथली क्वार्टरली एनुअल रिटर्न्स वो सब देंगे ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट, मेक डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, चालान सबमिट करेंगे, रिफंड क्लेम करेंगे, फाइल एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट एंड कैंसलेशन। उसके बाद में यहाँ पे ईवे बिल भी वो फाइल कर सकते हैं, यहाँ पे GSTR4 की डिटेल्स भी दे सकते हैं। हाँ, कंपोजिशन स्कीम भी वो आइदर वो स्कीम में क्लाइंट के बिहाफ पे इंटीमेशन दे सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोवाइडेड वेयर एप्लीकेशन रिलेटिंग टू क्लेम ऑफ रिफंड, एप्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट और कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और इंटीमेशन, ओके, तो यहाँ ये केस में यहाँ पे स्पेशल उसको अथॉरिटी लेना पड़ेगा, ये केस में उसको स्पेशल अथॉरिटी लेना पड़ेगा। तो ये GST के बारे में हमने यहाँ पे कंसेप्ट देखा, ये हमने फर्स्ट पेज कंप्लीट किया रिटर्न का। अब इसके बाद QRMP स्कीम जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन है वो रहेगा, वो अच्छे से सुनना बेटा, और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, यस और नो? ठीक है, तो चलिए बेटा अब हम देखेंगे QRMP स्कीम। और QRMP स्कीम के बाद ये सेशन हमारा एंड हो जाएगा। रिवीजन आपको अच्छी लगी होगी तो आपका यस लाइक तो बनता है।
चलिए दोस्तों, ये सेशन में मैं एक इंपॉर्टेंट रिवीजन आपकी करवाने वाला हूं और वह है QRMP स्कीम पे, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार की अमेंडमेंट्स भी है और आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट कुछ ही मिनटों में हम ये पूरा स्कीम बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे और नो डाउट एग्जाम में इसके ऊपर अगर कोई भी सवाल या क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो आर यू रेडी? चलिए, QRMP स्कीम। QRMP स्कीम यहाँ ये जो है क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम है। ये जो लागू की गई है ये 1 जनवरी 2021 के लिए लागू किया गया है। थोड़ा हम हिस्ट्री समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वार्टरली पेमेंट स्कीम जो है 2019 में गवर्नमेंट ने लाई थी। पुरानी प्रोविजन कुछ ऐसी थी कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे हो तो आपको क्वार्टरली पेमेंट, क्वार्टरली रिटर्न और क्वार्टरली GSTR1 फैसिलिटी मिलती थी। इसमें क्या होता था, जस्ट आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इसमें जो पुरानी स्कीम थी, पुरानी स्कीम में जो सप्लायर है, सप्लायर को क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ता था, वो फैसिलिटी मिली थी स्मॉल सप्लायर्स के लिए। उसके बाद उसको GSTR1 भी क्वार्टरली पेमेंट फैसिलिटी था और GSTR3 भी क्वार्टरली पेमेंट में था ना। अगर कोई सप्लायर यहाँ पे क्वार्टरली पेमेंट ऑप्शन ले रहा है तो वो अपना डेटा GSTR1 में क्वार्टरली बेसिस पे अपडेट करता था। नाउ जब तक डेटा GSTR1 में अपडेट नहीं होता है तब तक रिसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलते हैं, ये आपको पता है। अदरवाइज रूल 36 के हिसाब से जो डेटा रिपोर्टेड नहीं है उसमें सिर्फ 5% का ही क्रेडिट मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये डेटा GSTR1 में क्वार्टरली बेसिस पे दे रहा है तो वो केस में रिसिपिएंट को भी क्वार्टरली बेसिस पे ही क्रेडिट मिलते थे। इसके ड्रॉबैक क्या थे? इसका ड्रॉबैक मेन ये था कि रिसिपिएंट अगर मंथली स्कीम में, क्योंकि वो नहीं लेना चाहता है क्वार्टरली, या फिर उसका एग्रीगेट टर्नओवर पुराने प्रोविजन के हिसाब से 1.5 करोड़ के ऊपर होगा तो वो मंथली स्कीम में था और उसने इस सप्लायर से गुड्स बाय किया होगा या सर्विसेज बाय की होगी, तो वो सिचुएशन में इवन दो उसने इस मंथ में परचेस किया, अपना टैक्स इस मंथ में दे रहा है रिसिपिएंट, लेकिन उसको क्रेडिट सेम मंथ में मिलने में बड़ी मुश्किल होती थी, मिलता ही नहीं था। और यहाँ पे उसको 3 महीने बाद उसका क्रेडिट मिलता था। इसलिए सभी बड़ी इंडस्ट्रीज अपने छोटे सप्लायर को ये कह रही थी कि नहीं, आप क्वार्टरली पेमेंट ना करें, क्वार्टरली रिटर्न ना दे, आप मंथली में लो तो हमारे लिए क्रेडिट लेना आसान होगा। यानी जो क्वार्टरली यहाँ पे बेनिफिट दिए गए थे स्मॉल बिजनेसमैन को, उनको यहाँ बहुत दिक्कतें जा रही थी क्योंकि वो क्रेडिट पास ऑन नहीं कर पा रहे थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे बदलाव किए गए और 1 जनवरी 2021 से ये नई स्कीम लाएगी। साथ साथ में दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज उन्होंने क्या किया? दूसरा चेंज उन्होंने ये किया कि पहले जो था, जो यहाँ पे क्वार्टरली स्कीम के लिए ऑप्ट कर रहा है तो वो केस में वो पेमेंट भी क्वार्टरली बेसिस पे करता था। यानी गवर्नमेंट को उन लोगों से पेमेंट जो है क्वार्टर होने के बाद आ रहा है, गवर्नमेंट का भी पैसा यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है। तो वो सिचुएशन में अब यहाँ गवर्नमेंट ने चेंज क्या किया? गवर्नमेंट ने चेंज किया कि भाई आप इवन दो डेटा रिटर्न आप क्वार्टरली बेसिस पे दोगे, GSTR1 क्वार्टरली बेसिस पे दोगे, लेकिन पेमेंट जो है आप मंथली बेसिस पे करोगे। नाउ इसके ये 2 मेन इंपॉर्टेंट चेंजेस QRMP स्कीम में किए गए और ये जो मेन चेंजेस किए गए, इस चेंजेस को आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो यहां पे देखिएगा, सॉरी बेटा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो अब इस स्कीम को न्यू QRMP स्कीम को समझना है तो आपको ये 2 चीजें अलग अलग समझ लेनी पड़ेगी। पहला तो आप आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स किस तरह से दोगे इस स्कीम के तहत और पेमेंट किस तरह से करोगे और उसकी इंटरेस्ट लायबिलिटी। तो चलिए पहला लेता हूं आउटवर्ड सप्लाई का। यहां पे डिटेल्स आप कैसे दोगे? रिटर्न तो आपको क्वार्टरली देना है, वो फिक्स है। स्पेशली हम बात करेंगे आउटवर्ड सप्लाईज की। एक एग्जांपल लेते कि आप QRMP स्कीम ऑप्ट नहीं कर रहे हो या फिर आपको एक QRMP स्कीम नहीं मिल सकती है क्योंकि उसकी टर्नओवर लिमिट से ज्यादा आपका टर्नओवर है। तो ऐसे केस में नॉर्मली क्या होता है कि आप मंथली बेसिस पे अपना आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स देते हो और वो GSTR1 में देते हो। नेक्स्ट मंथ के 11 के डेट तक आप अपना GSTR1 का पूरा डिटेल्स देते हो। और ये GSTR1 की डिटेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेशली B2B के केस में आपके GSTR1 की डिटेल्स पे ही वो सिस्टम में डेटा रिपोर्ट होता है और आगे GSTR2A में रेसिपिएंट के अपडेट होता है और उसको क्रेडिट मिलता है। लेकिन अब यहां पे क्वार्टरली स्कीम में ये आउटवर्ड सप्लाई का जो आपको डेटा देना है कुछ अलग तरह से देना है। गवर्नमेंट ने यहां पे कुछ फैसिलिटी लाई है। सबसे पहले तो ये नई स्कीम
कौन ऑप्ट कर सकता है, उसकी बेसिक दो कंडीशन है। एक, ये उनको लागू होगी जो जीएसटीआर 3B यानी रिटर्न जीएसटीआर 3B में मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे देते हैं, ये उनको ही लागू होगी। मतलब OIDAR, TDS TCS का रजिस्ट्रेशन, NRTP, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको जीएसटीआर 3B देने की जरूरत नहीं है, तो उनको ये स्कीम लागू नहीं होगी। दूसरा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, ध्यान सुनिएगा, यहां वर्ड थोड़ा अलग है। एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल होना चाहिए, तो आप ये स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हो। अब आपका एक सवाल आ सकता है, सर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर और एग्रीगेट टर्नओवर में क्या कोई डिफरेंस है? तो यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर सकते हो तो आप क्यूआरएमपी स्कीम के लिए ऑप्ट करोगे। नाउ अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम के लिए ऑप्ट करते हो तो आप स्पेशली आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट कैसे दोगे? तो आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट आप जीएसटीआर 1 में यहां पे क्वार्टरली बेसिस पे दोगे। पहला पॉइंट तो समझ लो, जीएसटीआर 1 आप क्वार्टरली बेसिस पे ही दोगे। रिटर्न में तो नो डाउट ऑब्वियस है कि आप वो भी क्वार्टरली बेसिस पे दोगे, लेकिन अब जो पुराना प्रॉब्लम था कि क्रेडिट कैसे पास ऑन किया जाएगा, यानी सप्लायर को अगर डेटा अपडेट करना है और अपने रिसिपिएंट को सेम मंथ में क्रेडिट पास ऑन करना है तो कैसे पास ऑन करेगा? उसके लिए उन्होंने एक नया यहां पे यूटिलिटी लाया और वो है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जिसे मैं IFF कहूंगा। मतलब क्या? मतलब ये जो सप्लायर है मंथली बेसिस पे ये यूटिलिटी कॉमन पोर्टल से डाउनलोड करके उसमें डेटा अपलोड कर सकता है। नाउ IFF में डेटा अपलोड करना क्या मैंडेटरी है? ना, ये सवाल को मैं दूसरे ढंग से पूछता हूं कि सर क्या ये मंथली बेसिस पे IFF देना कंपलसरी है? नहीं। अगर आप यहां पे डेटा क्वार्टरली बेसिस पे डायरेक्ट जीएसटीआर 1 में देना चाहो इस स्कीम के तहत तो आप दे सकते हो, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अपने रिसिपिएंट को खुश करना है, सेम मंथ में क्रेडिट पास ऑन करना है, तो आप IFF की यूटिलिटी यूज कर सकते हो और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अपना डेटा अपलोड कर सकते हो। नाउ दूसरा क्वेश्चन, यहां पे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो आप मंथली बेसिस पे डेटा अपलोड करोगे, ये डेटा ओनली B2B ट्रांजैक्शन का होगा, मतलब B2C नहीं, ओनली B2B इनवॉइसेस का होगा। ओनली B2B इनवॉइसेस इसमें अपलोड किए जाएंगे। लेट्स टेक एग्जांपल मंथ 1 अप्रैल, तो अप्रैल का आप अगले महीने के 13 तारीख तक यानी 13 मई तक आप जो है इसका IFF में डेटा अपलोड कर पाओगे। नाउ अब मेरे इस मंथ के ट्रांजैक्शन, एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस मंथ के ट्रांजैक्शन जो है मेरे B2B के यहाँ पे 15 इनवॉइसेस है, तो क्या कंपल्सरीली मुझे B2B के सारे 15 इनवॉइसेस अपलोड करने पड़ेंगे IFF में? नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आपको अपने 5 ही रिसिपिएंट को 5 ऐसे इनवॉइसेस है जिसका ही क्रेडिट पास ऑन करना है अभी, तो आप ओनली 5 इनवॉइसेस ही अपलोड कर दो, बात खत्म, उनको क्रेडिट पास ऑन हो जाएंगे। बाकी B2B इनवॉइसेस की डिटेल्स आपको क्वार्टरली जीएसटीआर 1 में दिया तो भी चलेगा। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या लाया हुआ है? वो रिस्ट्रिक्शन ये लाया हुआ है कि आप IFF में ओनली अप टू वैल्यू 50 लाख, ध्यान सुनिएगा, ओनली अप टू वैल्यू 50 लाख तक के ही इनवॉइस अपलोड कर सकते हो। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल, आपके 15 इनवॉइसेस है और 15 इनवॉइसेस की टोटल वैल्यू यहां पे 70 लाख है, तो आप पूरे के पूरे अपलोड करना चाहते हो पर नहीं कर सकते। वो 70 लाख में से 50 लाख तक के इनवॉइसेस आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। जो कस्टमर बहुत यहां पे इमीडिएट बेसिस पे क्रेडिट मांग रहे हैं या जिसको आपको पास ऑन करना है, ऐसे 50 लाख तक के वैल्यू के ही इनवॉइस आप सिलेक्ट कर सकते हैं और IFF में आप सबमिट कर पाओगे। बाकी बचे हुए इनवॉइसेस आप नहीं सबमिट कर पाओगे, मतलब वो बचे हुए इनवॉइसेस के रिसिपिएंट नाराज हो सकते हैं अगर उनको सेम मंथ में क्रेडिट नहीं मिला तो। पर क्या करें, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है, ये समझ लो अनड्यू हार्डशिप है, इसका कोई यहां पे दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो 50 लाख तक की वैल्यू के ही इनवॉइसेस आप अपलोड कर सकते हो। दूसरा उन्होंने ये कहा है CDN मतलब क्रेडिट नोट डेबिट नोट भी आप इसमें अपडेट कर सकते हो IFF में। नाउ सेम आपको प्रोसेस मंथ 2 की फॉलो करना पड़ेगा और ये IFF आप कब सबमिट करोगे? तो अगले महीने के 13 तक आप ये अपलोड कर सकते हो, यानी 1 to 13 तक ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ आप कॉमन पोर्टल पे, ध्यान सुनिएगा, आप कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो। और होगा क्या बेटा, जैसे ही आपने IFF अपलोड कर दिया, उसमें इनवॉइसेस B2B के जो क्रेडिट पास ऑन करना था कर दिया, तो आगे रिसिपिएंट के एक नया यहाँ पे फॉर्म GSTR 2B, जैसे GSTR
2A बनता था लेजर, वैसे यहाँ पे GSTR 2B ऑटो अपडेट फॉर्म बनेगा, उसके कॉमन पोर्टल पे रहेगा, और वो 2B में 13 तारीख को IFF आ गया, 14 को जो है यहाँ अपडेट हो जाएगा क्रेडिट, और ये 2B के बेस पे रिसिपिएंट अपना क्रेडिट ले सकता है। साथ साथ में ये डेटा 2A में भी अपडेट किया जाता है, ठीक है, वो ऑटो अपडेट होता है। नाउ नेक्स्ट बेटा मंथ 3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ है। ओके, मंथ 3 क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, सर IFF तीनों मंथ के होते हैं या ओनली पहले 2 मंथ के होते हैं? IFF ये जो है पहले 2 मंथ के ही होते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा छूट गया, वो बताना चाहूंगा, और वो ये है यहाँ पे, सॉरी बेटा, वो IFF जो है पहले 2 मंथ की होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने डिसीजन लिया कि मंथ 1, लेट्स टेक एग्जांपल अप्रैल के आपको 5 ही इनवॉइसेस अपलोड करने हैं। आई रिपीट, अप्रैल के आपको 5 ही इनवॉइसेस अपलोड करने हैं। सॉरी बेटा, अब आता है मंथ 3। अब पहला सवाल आपका आ सकता है कि सर मंथ 3 का आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल क्या हम IFF में देंगे? कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अब डायरेक्ट GSTR 1 देना है, तो जैसे ही आपका क्वार्टर एंड हो जाएगा आपको GSTR 1 भी 13 को देना पड़ेगा, और मंथ 3 का जो भी आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल है वो आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल आपको डायरेक्टली GSTR 1 में देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जो हम यहाँ पे क्वार्टरली GSTR 1 देंगे उसमें मंथ 1 और मंथ 2 का जो डेटा हमने IFF में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, क्या वो डेटा फिर से GSTR 1 में देना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई यहां डेटा रिपीटेशन नहीं होगा। यानी जो ऑलरेडी इनवॉइसेस B2B आपने IFF में अपलोड कर दिए वो फिर से GSTR 1 में देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मंथ 3 के इस ऑप्शन को हम ध्यान से समझ लेते हैं। वेदर अपलोडेड B2B इनवॉइसेस या क्रेडिट डेबिट नोट ऑफ मंथ 1 और 2 इन IFF। ओके, यानी आपने IFF में अपलोड कर दिया, यस, और आंसर इज नो। अब पहला हम आंसर लेते हैं यस, कि यस B2B इनवॉइसेस का डेटा आपने अपलोड कर दिया IFF में, तो आपको जो है GSTR 1 में ओनली मंथ 3 का B2B देना पड़ेगा, मंथ 3 का B2B देना पड़ेगा, प्लस ओके B2C की डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी फॉर ऑल 3 मंथ्स। ये लिखना तो लिख सकते हो, फॉर ऑल 3 मंथ्स B2C की डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। ओके, यहां लेकिन अगर आपने मंथ 1 और मंथ 2 का कोई B2B का डेटा IFF में नहीं दिया, लेट्स टेक एग्जांपल, आपके 15 इनवॉइसेस थे और 15 में से आपने सिर्फ पहले मंथ में 5 इनवॉइसेस अपलोड किए, सेकंड मंथ में कुछ B2B इनवॉइसेस अपलोड किए, तो वो सिचुएशन में जो भी आपका B2B का डेटा है वो पेंडिंग डेटा मंथ 1, मंथ 2 प्लस मंथ 3 का सारा डेटा आपको GSTR 1 में अपडेट करना पड़ेगा, सो दैट आपके सारे क्रेडिट B2B के पास ऑन हो जाए। प्लस B2C का डेटा IFF में नहीं होता है, इसलिए तीनों मंथ का B2C का डेटा आपको अपडेट करना पड़ेगा, वो इनवॉइस वाइज नहीं होता है, वो टोटल अमाउंट पे आपने अपडेट किया तो भी चलेगा। और नाउ आप जैसे क्वार्टर खत्म हो जाएगा तो ये GSTR 1 आप 13 तक दे सकते हो इस स्कीम के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, मंथली स्कीम में GSTR 1 आप 11 को देते हो और QRMP स्कीम में आप GSTR 1 जो हो वो 13 को दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स यहां पे दे सकते हो। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहां याद रखना जरूरी है जब आप आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स दे रहे हो और QRMP स्कीम ऑप्ट कर रहे हो। पहला, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 5 करोड़, जो कंडीशन डाली हुई है क्योंकि इन्हीं लोगों को QRMP स्कीम मिलती है। ये एनुअल एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जो है, इसमें जो डेटा आपने पिछले साल रिटर्न में दिया गया उसी डेटा के बेस पे कैलकुलेट होगा। मतलब अगर पिछले साल अगर आप कोई टर्नओवर रिटर्न में देना भूल गए होगे तो वो कंसीडर नहीं होगा। इसलिए एग्रीगेट टर्नओवर और एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर में डिफरेंस है। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब जो भी एक्चुअल बेसिस पे आपका डेटा था, ओके, फिर आपने डिक्लेयर किया हो या नहीं किया हो वो भी लिया जाएगा। लेकिन यहां एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर मतलब जो भी आपने ओनली डिक्लेयर किया है आपके रिटर्न में, वो ही डेटा के बेस पे 5 करोड़ का कैलकुलेशन होगा। अगर कुछ डेटा पिछले साल आप डिक्लेयर करना भूल गए तो वो नहीं लिया जाएगा, ओनली डिक्लेयर बेसिस पे लिया जाएगा। उसके बाद में बेटा यहां पे, ठीक है, कैमरे में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मैं कंटिन्यू करता हूं। उसके बाद में बेटा यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई, जैसे मैंने पहले ही बताया था, पर मंथ आप 50 लाख तक की ही वैल्यू उसमें डिक्लेयर कर सकते हो।
13 को आपको आईएफएफ देना पड़ेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, समझ लो अप्रैल का आप 13 मई को आईएफएफ दे दिया, उसमें सिर्फ 5 इनवॉइसेस आपने डिक्लेयर किए, फिर आपको ख्याल में आया कि अरे यार अप्रैल के और 2 इनवॉइसेस आपको डिक्लेयर करना था, अब नहीं कर सकते। जो आपने 13 तक डेटा दे दिया वो फाइनल हो गया उस मंथ का। अब बचे हुआ डेटा ओनली जीएसटीआर1 यानी क्वार्टर खत्म होने के बाद ही जीएसटीआर1 में अपडेट होगा और रिसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, ये डिटेल्स ऑफ आईएफएफ नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन अगेन इन जीएसटीआर1, मतलब जो आपने आईएफएफ में ऑलरेडी दे दिया वो फिर से जीएसटीआर1 में अपडेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, where QRMP option has been exercised once, they shall continue unless registered person revise the said option। मतलब क्या, आपने एक बार QRMP ऑप्शन ले लिया तो फिर वो कंटिन्यू रहेगा जब तक आप उससे एग्जिट नहीं लेते हो। एग्जिट लेने की प्रोसेस भी यही कि आपको इंटीमेट करना पड़ता है। नाउ इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट द ऑप्शन टू अवेल QRMP स्कीम इज GSTN वाइज। मतलब ये हुआ यहां पे कि आपके डीम डिस्टिंक्ट पर्सन कंसेप्ट सेम पैन के अंदर समझ लो 30 ब्रांचेस है, तो आप ब्रांच वाइज डिसाइड कर सकते हैं कि आप यहां पे QRMP स्कीम लोगे या नहीं लोगे। पर आप जब एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर निकालोगे तो ऑल ओवर इंडिया पैन बेसिस पे ही निकालोगे, लेकिन वो ऑल ओवर इंडिया पैन बेसिस का आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे होगा तो फिर आप ब्रांच वाइज डिसाइड कर सकते हैं कि QRMP स्कीम ये ब्रांच का लेना है या ये ब्रांच का लेना है या ये ब्रांच का लेना है। नाउ लास्ट पॉइंट, ऐसा हो सकता है कि अंडर सेम पैन कुछ ब्रांचेस के लिए आपका QRMP स्कीम है और कुछ ब्रांच के लिए आपका मंथली स्कीम है। तो ये हमने देखा आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट का डिटेल्स। नाउ नेक्स्ट बेटा, यहां पे मंथली पेमेंट एंड इंटरेस्ट लायबिलिटी। QRMP स्कीम जो भी रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट कर रहा है वो पेमेंट ऑफ टैक्स मंथली बेसिस पे ही देगा, लेकिन अपनी सारी डिटेल्स GSTR3 में क्वार्टरली बेसिस पे देगा। नाउ अब आप ये मंथली पेमेंट कैसे होगा पहले इसको समझ लेते हैं। जो भी सप्लाई आपने फर्स्ट मंथ में किया होगा, अप्रैल लेते हैं, तो जो भी सप्लाई किया होगा B2B सप्लाई प्लस B2C सप्लाई, इसका पेमेंट आपको अगले महीने के 25 को देना पड़ेगा। मतलब यह हुआ कि अब आपकी पेमेंट की ड्यू डेट QRMP स्कीम में आ चुकी है। जनरली हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जीएसटी में पेमेंट की ड्यू डेट नहीं होती है, जो रिटर्न की डेट होती है वही आपका पेमेंट का डेट होता है, क्योंकि पेमेंट के बिना रिटर्न अपलोड नहीं हो सकता है। मंथली स्कीम में आज भी वही है, मतलब अगर आप मंथली QRMP नहीं ले रहे हो तो आपको मंथली टैक्स देना है और रिटर्न का डेट है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तब तक आपको पे कर देना है। लेकिन QRMP स्कीम में पहले 2 महीने के लिए अप्रैल और मई या क्वार्टर के पहले कोई भी 2 मंथ होगा उसका पेमेंट की ड्यू डेट आ जाएगी अगले महीने की 25 तारीख। नेक्स्ट, आपने अप्रैल में जितना भी सप्लाई किया होगा B2B और B2C सबका टैक्स आपको असेस करना पड़ेगा। असेस करने के लिए आपको 2 मेथड दी गई है, जो 2 मेथड आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस मेथड से जो आपने एक्चुअल सप्लाई किया है उस सप्लाई का टैक्स आपको अगले महीने के 25 तारीख को करना पड़ेगा। जैसे अप्रैल का पेमेंट आपको 25 मई को करना है और मई का पेमेंट आपको 25 जून को करना है। नाउ अगर आपने ये 25 को नीचे दिए गए मेथड से जो टैक्स आप असेस करोगे वो पेमेंट नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट लायबिलिटी चालू हो जाएगी और वो 26 से चालू हो जाएगी। जैसे अप्रैल तो आपको नहीं दिया तो 26 से, मई तो 26 जून से चालू हो जाएगी, ठीक है। और वो इंटरेस्ट आपको 18% पर एनम से पे करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, जून का पेमेंट का ड्यू डेट नहीं है। जून का हमारा जनरल कंसेप्ट है, जो भी सप्लाई आप जून में करोगे उसका टैक्स आपको जो है रिटर्न की जो डेट आएगी क्वार्टरली रिटर्न की। नाउ क्वार्टरली रिटर्न की 2 डेट्स दी है, एक 22 और एक 24। ये स्पेशली QRMP स्कीम में दी गई है। कुछ स्टेट्स के लिए 22 दिया गया है और कुछ स्टेट्स के लिए 24 दिया गया है। तो जो भी रिटर्न की डेट होगी तो जून के सप्लाई का पेमेंट आपको उस डेट को करना है। चलिए, ये पेमेंट से रिलेटेड हो गया। अब आपका एक सवाल होगा, सर ऊपर जो आपने आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स IFF में जो हम देते हैं और नीचे जो आपने कहा है QRMP स्कीम का पेमेंट, इसमें कोई कनेक्शन है? नहीं, दोनों चीजें अलग अलग है। जो हम ये आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट IFF में डिटेल इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं वो सिर्फ क्रेडिट पास ऑन करने के लिए, उससे आपका पेमेंट का कनेक्शन नहीं है। मतलब कोई अगर ये मानना चाहता है कि सर जितना हम IFF में अपलोड करेंगे उतना ही क्या हम 25 को पे करेंगे, बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं, उसका कोई कनेक्शन नहीं। मतलब मेरा ये कहना है कि लेट्स टेक एग्जांपल, अप्रैल में आपके टोटल B2B प्लस B2C सप्लाई जो हुए हैं 15 आपके B2B हुए और 10 सप्लाई आपके B2C हुए। तो जो भी आपने टोटल सप्लाई किया गया, नीचे जो मेथड दी है उस मेथड से आप टैक्स कंप्यूट करोगे और पूरा का पूरा टैक्स आप पे करोगे अगले महीने के 25 तारीख तक। ठीक है। नाउ पर यहां पे अगर आप आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट दे रहे हो तो ये आपके मर्जी पे है। आप ओनली B2B के ही इंफॉर्मेशन IFF में दोगे। सेकंड जो है, आप B2B के 15 इनवॉइसेस है, उसमें से 5 इनवॉइसेस का ही डिटेल्स दे सकोगे, सॉरी 5 इनवॉइस का ही डिटेल्स आपको देना है तो आप दो, ये आपकी मर्जी पे रखा गया है। ओके, इसका पेमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है मंथ 1 और मंथ 2 का कोई IFF नहीं दे रहे, क्योंकि आपको किसी को क्रेडिट पास ऑन नहीं करना है, आप पूरा डेटा GSTR1 में दे रहे हो तो वो भी चलता है। लेकिन आपको पेमेंट तो मंथली बेसिस पे करना ही पड़ेगा जो भी आपने उस मंथ में सप्लाई किया है, और ये पेमेंट नीचे दिए गए 2 मेथड से आपको करना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक मेथड आप ऑप्ट करोगे। तो पेमेंट मेथड में आपको पहली मेथड दी है, और पहली मेथड दी है फिक्स सम मेथड और दूसरा है सेल्फ असेसमेंट मेथड। उन्होंने फिक्स सम मेथड क्यों लाएगी, इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो कि यहां पे अगर आपको मंथली बेसिस पे टैक्स देना है और आप मंथली बेसिस पे पूरा असेसमेंट कर रहे हो खुद कि टोटल टैक्स कितना, लेस क्रेडिट कितना, नेट लायबिलिटी कितना, तो फिर क्वार्टरली स्कीम का कोई फायदा ही नहीं होगा। क्योंकि क्वार्टरली स्कीम स्मॉल रजिस्टर पर्सन के लिए इसलिए लाएगी क्योंकि आपको मंथली बेसिस पे असेसमेंट की झंझट ना हो और आप जो है क्वार्टरली बेसिस पे इंफॉर्मेशन दे और मंथली बेसिस पे टैक्स दे। लेकिन अगर हम मंथली बेसिस पे एक्चुअल पर टैक्स दे रहे हैं तो हमें असेसमेंट तो करना ही पड़ेगा, हमारा टाइम तो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि छोड़ो, यहां पे हम आपको पहली मेथड देते हैं फिक्स सम मेथड। ये मेथड बड़ी सिंपल है, आपको एक्चुअल बेसिस पे मंथली असेस करने की कोई जरूरत नहीं, वो क्वार्टर होने के बाद असेस करना, आपको एक फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट को दे देना है। ये फिक्स सम मेथड क्या है, तो बेटा ये फिक्स सम मेथड समझ लो। इसमें अगर आप इस क्वार्टर स्टार्ट होने के पहले लास्ट जो क्वार्टर था, यानी आपका जो लास्ट क्वार्टर था, उसमें आपकी QRMP स्कीम होगी या आप क्वार्टरली पेमेंट स्कीम में होगे, तो आपको जो है यहां पे अप्रैल मंथ का, यानी जो फर्स्ट मंथ रहेगा अप्रैल मंथ का टैक्स कितना देना है, तो 35% ऑफ टैक्स पेड इन कैश, यानी ई कैश लेजर इन अ प्रीसीडिंग क्वार्टर। मतलब क्या, प्रीसीडिंग क्वार्टर यानी 3 महीने का जो टोटल टैक्स था जो आपने कैश लेजर से दिया। अब इस बात को समझ लो, जो आपने कैश लेजर से दिया मतलब ये कि क्रेडिट लेने के बाद जो नेट होगा, जो कैश लेजर से दिया, उसका 35% टैक्स आपको अप्रैल का देना है और वही 35% आपको मई का देना है 25 तारीख को। ठीक है, पहले 2 मंथ के ही पेमेंट की लायबिलिटी में बता रहा हूं। जून का तो आपको एक्चुअल बेसिस पे करना पड़ेगा और वो आपको रिटर्न की ड्यू डेट तक देना पड़ेगा। डन, तो ये 35%। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट मंथ तक मैं QRMP स्कीम में नहीं था और इस क्वार्टर से मैं QRMP स्कीम ऑप्ट कर रहा हूं, तो ऐसे केस में अगर आप लास्ट क्वार्टर में मंथली स्कीम में होगे और ये क्वार्टर में आप जो है QRMP स्कीम में आ रहे होगे, तो जो आपने मंथली बेसिस पे यानी लास्ट क्वार्टर का जो लास्ट मंथ होगा, ओके, लास्ट क्वार्टर का जो लास्ट मंथ होगा, तो जो मंथली बेसिस पे टैक्स दिया होगा उसका 100% टैक्स आपको अप्रैल में देना है एज वेल एज आपको मई में देना है। ओके, इस स्कीम को एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे इन केस लास्ट रिटर्न फाइल वाज क्वार्टरली बेसिस फॉर क्वार्टर एंडिंग मार्च, तो मार्च में आपने पूरे क्वार्टर में जनवरी टू मार्च में CGST आपने 100 दिया, SGST 100 दिया, IGST 500 दिया और सेस 50 दिया। तो अब आपको इस क्वार्टर का अप्रैल का पेमेंट करते वक्त इसका 35% यानी CGST 35, SGST 35, IGST 35% यानी 175 और GST कंपेंसेशन सेस यहां पे 17.5 इतना देना पड़ेगा और सेम अमाउंट आपको फिक्स में बेसिस पे देना पड़ेगा। और ये जो अमाउंट है वो है जो आपने कैश लेजर से पे किया है क्रेडिट लेने के बाद। और अगर आप लास्ट क्वार्टर में मंथली बेसिस स्कीम में होगे तो आपने फॉर द मंथ ऑफ मार्च 21 आपने पेमेंट किया है 50-50-80, तो आपको अप्रैल का 100% यानी अप्रैल का भी आपको 50-50-80 और मई का भी 50-50-80 आपको इस तरह से पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें एक सवाल आ सकता है और वो ये कि सर लास्ट क्वार्टर में या लास्ट मंथ में हमारा कैश लेजर के थ्रू नील पेमेंट था क्योंकि हमारे पास एक्सेस क्रेडिट था, तो फिर इस बार आपको
आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है अप्रैल और मई में। क्यों? क्योंकि वो 35% ऑफ टैक्स पेड इन कैश और 100% ऑफ टैक्स पेड इन कैश वो जीरो होगा। तो ऐसे केस में आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आते बेटा सेकंड मेथड, जो उन्होंने सेकंड पेमेंट मेथड दिया, और वो दिया है सेल्फ असेसमेंट मेथड, जिसको हम SAM कहते हैं। सच कहूं तो ये मेथड कोई इतनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये मेथड में जा रहे हो तो फिर आप क्वार्टरली क्यों जाते हो, मंथली जाना ज्यादा बेटर रहेगा। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, देखो सेल्फ असेसमेंट मेथड में वो क्या कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट मेथड में वो ये कहते हैं कि अप्रैल का जो आपका एक्चुअल टैक्स होगा B2B B2C का लेस ITC, और आपने खुद जो असेस किया, हमें मत बताओ, GSTR3 भी आप हमें मत दो, आप खुद ही एक पेज का पेन कागज लो, एक ब्लैंक पेपर पे लिखो कि आपका टोटल टैक्स कितना था आपके इनवॉइस के बेसिस पे, लेस ITC आपको कितना लगता है, लेस ITC करके जो नेट आएगा वो सेल्फ असेस करके आप 25th को पे करो। क्योंकि वो यहाँ पे फिक्सम हो या सेल्फ असेसमेंट हो, देना तो आपको मंथली बेसिस पे और 25th को ही देना है, तो आप खुद असेस करके दो। लेकिन इसका यहाँ पे प्रॉब्लम बताओ क्या, कि अगर ये मेथड आपको लेनी है तो फिर मैं कहूँगा QRMP लो ही मत, फिर आप मंथली में जाओ ना, क्योंकि वैसे ही सेल्फ असेस कर रहे हैं। रहा क्या बाकी, रहा आपको GSTR3 भी रहेगा, तो फिर मंथली बेसिस पे GSTR3 भी दो। प्रॉब्लम क्या, हाँ इतना है कि CA की फीस बढ़ जाएगी, क्योंकि मंथली बेसिस पे आप GSTR3 भी दे रहे हैं, तो वो सिचुएशन में वो 3B बेसिस पे CA आपको फीस चार्ज करेगा, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, आपको अगर कंप्लायंसेस नहीं करना है, फीस नहीं देनी है, तो आप खुद ही असेस करो और खुद के असेसमेंट के बेसिस पे आप मंथली बेसिस पे टैक्स दे सकते हो, जो नॉर्मली होगा हमारा। ये था सेल्फ असेसमेंट मेथड, जिसमें मैंने क्या कहा, इसमें मैंने ये कहा कि हियर टैक्स पेयर कैन असेस द टैक्स लायबिलिटी, जिसमें वो ITC भी ले सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे बेटा जो है 35% जो है आपको पूरा का पूरा पे करना पड़ता है, यहाँ ITC बिल्कुल नहीं मिलता है, या 100% पूरा का पूरा पे करना पड़ता है, ITC बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लेकिन ये केस में जो ITC रहेगा नेट आएगा, और नेट का आपको पे करना पड़ेगा। नीचे उन्होंने क्या, नील लायबिलिटी, मतलब यहां पे ऐसा है कि अगर आपका ITC ज्यादा होगा उस मंथ का जो आपने सेल्फ असेस किया, तो आप ठीक है नील पे करो, या आपके कैश लेजर में एक्सेस पैसा ऑलरेडी है जो आपको वो उतना कवर कर लेता है जो आपने सेल्फ असेस किया, तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है फॉर मंथ 1 और मंथ 2। चलिए, तो ये नीचे के पॉइंट समझे तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट। तो ये था सेल्फ असेसमेंट मेथड। एक एग्जांपल से और इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगा। और नेक्स्ट, इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑन फाइनल असेसमेंट, क्योंकि जब आप यहां पे 22 या 24 तारीख को फाइनल असेसमेंट करोगे, तो फाइनल असेसमेंट के टाइम आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी क्या होगी, तो इंटरेस्ट लायबिलिटी पे हम स्पेशल डिस्कशन करना चाहूंगा। चलिए, तो यहां पे आते हैं केस 1। ओके, फिक्सम मेथड में, फिक्सम मेथड में हमने क्या देखा था, फिक्सम मेथड में हमने ये देखा था कि भाई लास्ट क्वार्टर में अगर आपने क्वार्टरली स्कीम ली होगी, तो जो भी आपका कैश पेमेंट ई कैश लेजर के थ्रू आएगा, उसका 35% हमको देना पड़ेगा। लेट्स टेक एग्जांपल, आपका लास्ट क्वार्टर का टोटल टैक्स लायबिलिटी 40 होगा, माइनस आपका ITC 15 था, यानी आपका कैश पेमेंट थ्रू ई कैश लेजर 25 लाख था। तो आप फिक्सम मेथड में क्या करोगे, अप्रैल का जब पेमेंट करोगे तो एक्चुअल बेसिस अभी नहीं करना है, आपको फिक्स दे देना है। फिक्स कितना, तो ये जो कैश लेजर का 25 लाख है, 25 लाख का 35%, यानी 25 इंटू 35% कितना हुआ, तो यहां पे इंटू 35%, तो 8.75 लाख, इतना 8.75 लाख आपको 25 को दे देना है। मई का भी आपको 8.75 लाख फिक्स देना है, पर जून का नहीं देना है। जून का आपको बाद में एक्चुअल बेसिस पे जब असेसमेंट होगा उतना देना है। अब उसके बाद में आप क्या करोगे, जैसे अब इस क्वार्टर का असेसमेंट करोगे, GSTR1 तो आप फाइल करोगे, GSTR1 स्पेशली जून के इनवॉइसेस का प्लस B2C के ऑल 3 मंथ्स के इनवॉइसेस का प्लस पेंडिंग इनवॉइस का जो भी है। अब GSTR1 आउटवर्ड सप्लाई का हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। नाउ अब नेक्स्ट बेटा GSTR3 भी आप अपना फाइनल असेसमेंट करोगे और 22nd 24th को GSTR3 भी दोगे, तो आपकी तीनों मंथ की यानी पूरे क्वार्टर की, अप्रैल में और जून, इसकी आपकी लायबिलिटी 7 लाख बनती है। अब ये 7 लाख कैसी बनती है, थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन हम करना चाहेंगे। तो ये आपकी 7 लाख की लायबिलिटी बनती है। अप्रैल की आपकी एक्चुअल टैक्स आपने जब असेस किया पूरे क्वार्टर का, क्योंकि ये तो आपको करना ही पड़ेगा, तो आपने असेस किया तो 15 लाख था, मई का 20 लाख था और जून का 25 लाख था। ऐसे 60 लाख की लायबिलिटी आपकी बनी है। तो ये जो 60 लाख की लायबिलिटी आपकी बनी है, लेस पूरे क्वार्टर का ITC आपके पास 25 लाख था, यानी आपको कैश लेजर से देना था 35 लाख। तो ये 35 लाख कैश लेजर से देना था, जिसमें से आप ऑलरेडी पे कर चुके थे 17.5। सर ये 17.5 कहां से आया, तो बेटा आपने यहां पे फिक्सम मेथड में 8.75 ऐसे 17.5 जो है आपने फिक्सम मेथड में पे किया, तो आपका नेट कितना पेबल आया 17.5। तो ये नेट 17.5 आपको पे कर देना है, और वो ड्यू डेट को यानी
22 और 25 को आपको पे कर देना है। अगर आपने 17.5 ड्यू डेट को पे नहीं किया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा और वो इंटरेस्ट 18% पर एनम से लगाया जाएगा, क्योंकि ये आपका फाइनल असेस टैक्स था और ये आपने पे नहीं किया पूरे क्वार्टर का, और वो इंटरेस्ट चालू होगा। अगर आपकी ड्यू डेट 22 होगी तो 23 से, और 24 अगर ड्यू डेट होगी तो 25 से इंटरेस्ट चालू होगा टिल द डेट ऑफ पेमेंट। तो ये हमने एक जनरल प्रोविजन देखी, पर अब मैं माइक्रो लेवल पे जाऊंगा। ये माइक्रो लेवल पे अगर समझा तो ठीक, नहीं तो ओके इग्नोर इट, पर मैं कहूंगा कि ये समझ लो एट फाइनल लेवल, ठीक है। आप इंटर लेवल पे होगे तो ठीक है, जितना समझा इट्स ओके। तो अब यहां पे देखिए, जहां तक देखा जाए माइक्रो लेवल पे आपकी टोटल 3 महीने की, यानी अप्रैल मई जून 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख, ऐसे 60 लाख आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी। और आपका आईटीसी, अगर मैं, क्योंकि मैं पूरा असेस कर रहा हूं, तो आईटीसी आपका अप्रैल का 5 लाख, 8 लाख और 12 लाख, ऐसे आपका टोटल आईटीसी जो था 25 लाख था, जिसका हमने क्रेडिट लिया। हमने टोटल पे तो देख लिया, अब थोड़ा हम माइक्रो लेवल पे जाते हैं। तो अब देखो क्या हुआ, अप्रैल का आपका आपने जब असेस किया तो आपकी नेट टैक्स पेएबल 10 लाख आया, मई का आपका 12 लाख आया। मैं पहले स्पेशली 2 मंथ का लेना चाहूंगा क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको कितना पे करना था, 10 लाख एक्चुअल बेसिस पे, और मई का कितना पे करना था, 12 लाख। लेकिन आपने फिक्स सम मेथड में कितना पे किया, 8.75, 8.75 कहां से आया भाई, तो ये हमने 8.75, 8.75 पे किया फिक्स सम मेथड में। तो अब आपका डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस 1.25 और 3.75। तो सवाल ये आ जाता है कि क्या ये 1.25 या 3.75 जो है, क्या इसका हमें कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो कम पे किया। तो बेटा फिक्स सम मेथड में, आई रिपीट, फिक्स सम मेथड में आपको इसका कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं इस डिफरेंस पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो बोला था हमने पे किया, वो 35% या सेकंड ऑप्शन में 100%, हमने जो गवर्नमेंट को बोला था हमने पे किया, हम इंटरेस्ट इसका देंगे नहीं। इन शॉर्ट, आपको ये इंडिविजुअल मंथ के डिफरेंस वगैरह आते तो उसका इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने जो फाइनल असेस किया 17.5, ये 17.5 जो है यहां पे ये पे नहीं किया ड्यू डेट को 22 से 24 को, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब बेटा एक ऑप्शन और लेता हूं, समझ लो आपकी जो केस 2 एक छोटी सी कि केस 2 आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 30 लाख थी, यानी ये टोटल पे लेता हूं तो समझने में आसान होगा। देखो समझो तो ठीक है, पर यहां पे टोटल टैक्स लायबिलिटी 30 लाख थी, जिसमें से आपका आईटीसी जो है तीनों मंथ का 15 लाख था, नेट आपको 15 पेएबल था। आपने फिक्स सम मेथड में 17.5 पे किया है, फिक्स सम मेथड में 8.75 और 8.75, यानी आपने 17.5 पे किया है, ठीक है। तो आपने एक्सेस पे कर दिया, क्योंकि आपको एक्चुअल देना था 15, ओके, लेकिन आपने 17.5 पे कर दिया, तो आपने एक्सेस पे कर दिया। तो सर ये एक्सेस पे किया तो इसका क्या होगा, तो ये आपको इसका रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, ये नेक्स्ट मंथ में कैरी नहीं होता है दोस्तों। चलिए, ये मैंने जस्ट आपको दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है इसलिए ये ऑप्शन ले लिया। ये तो था बेटा यहाँ पे फिक्स सम में था। अगर आप यहां पे एसएम मेथड, सेल्फ असेसमेंट मेथड फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले तो सेल्फ असेसमेंट मेथड में क्या होगा कि आपको लास्ट क्वार्टर या लास्ट मंथ को लेना ही नहीं पड़ेगा, आपको एक्चुअल बेसिस पे असेसमेंट करना पड़ेगा। जैसे अप्रैल का जो भी आपका B2B प्लस B2C सप्लाई है, तो आपका जो एक्चुअल टैक्स आता है आपको 3B वगैरह में नहीं देना है, आपको एक जस्ट ब्लैंक पेपर लेना है, अपना एक्चुअल टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे निकालना है। आपको लगता है कि इतना आपको आईटीसी मिलना चाहिए, तो आपने सेल्फ असेसमेंट मेथड पे 20 - 5 यानी नेट जीएसटी पेबल 15 लाख आया, वो 25 को पे कर दिया। वैसे ही आपने सेकंड मंथ का मई का जो भी आपका एक्चुअल टैक्स आपने सेल्फ असेस किया, लेस आईटीसी 10 लाख रुपए, नेट जीएसटी आपने 20 लाख रुपए पे कर दिया 25 जून को। और जून का तो अभी नहीं करना है, जून का तो आप जब फाइनल असेसमेंट करोगे उसमें ही आ जाएगा। तो चलिए, आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 70 लाख आई। अब ये 70 लाख कैसे आई, तो आपका अप्रैल का 20 लाख जो हमने ऑलरेडी देखा, मई का 30 लाख जो हमने ऑलरेडी देखा। देखो अप्रैल का 20 लाख आपने असेस किया था, 30 लाख की असेस किया था, तो यहाँ पे 30 लाख, और जून का 20 लाख जो अभी फाइनल असेसमेंट में होगा, लेस आईटीसी, यानी आपका 15, 15, 20, और आईटीसी आपके 5 + 10 + 10 यानी ऐसे 25 लाख का आईटीसी। तो टोटल आपका 70 लाख हुआ। ओके, 70 माइनस आईटीसी आपका 25 लाख हुआ, यानी आपका पेबल कितना आया बेटा, 45 लाख आया। उसमें से ऑलरेडी आपने यहां पे कर दिया बाय सेल्फ असेसमेंट मेथड, कितना पे कर दिया आपने ऑलरेडी, 25 तारीख को 15 लाख प्लस यहां पे 20 लाख, यानी 35 लाख रुपए ऑलरेडी पे कर दिया आपने। तो आपकी लायबिलिटी, यहां पे गलती से नील आ गया, आपकी लायबिलिटी बेटा 10 लाख रुपए आएगी, और ये 10 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा ड्यू डेट को। अगर ये 10 लाख रुपए आपने ड्यू डेट को पे नहीं किया, तो वो केस में आपको इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट 18% पर एनम ड्यू डेट के डेट नेक्स्ट डे से चालू होगा। ये तो हमने ब्रॉड लेवल पे देख लिया। थोड़ा अब माइक्रो लेवल पे एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा। चलो, यहां पे देखो अप्रैल का 20 लाख था,
5 लाख, नेट 15 लाख था और हमने वो 15 लाख यहाँ पे भी कर दिया था, तो हमारा मैच हो गया। 30 लाख था और वो 30 में से 10 माइनस 20 जो था, अब हमने 20 पे भी कर दिया, नील। तो हमारा कोई डिफरेंस नहीं है, पर कोई रीजन के वजह से, अब ध्यान सुनना, कोई रीजन की वजह से यहां पे डिफरेंस आ जाए, कोई रीजन की वजह से यहां पे डिफरेंस आ जाए। कभी कभी क्या होगा कि हमने जो सेल्फ असेसमेंट किया और कि उसमें कुछ आईटीसी कंसीडर ज्यादा कर लिए या कुछ इनवॉइसेस हमने कंसीडर नहीं किए, ऐसा कभी मिस्टेक हो जाती है। और अगर डिफरेंस अराइज हो जाता है तो ये डिफरेंस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये डिफरेंस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट आपको जो है यहां 26 तारीख से, यानी आपने अप्रैल का जो मई को दिया था तो 26 तारीख से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टिल द डेट ऑफ पेमेंट। तो बेटा यहां पे फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड में क्या डिफरेंस है? मैक्रो लेवल पे यह है कि फिक्स सम मेथड में इंडिविजुअल मंथ के असेसमेंट में डिफरेंस आता है तो आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो फिक्स अमाउंट पे कर रहे हो। लेकिन सेल्फ असेसमेंट मेथड में आपको इंडिविजुअल मंथ के इसमें खुदा ना खास्ता यानी कोई रीजन की वजह से यहां पे डिफरेंस आ जाए तो वो केस में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये भी एक तरह की अनड्यू हार्डशिप है, पर कुछ नहीं कर सकते। तो आपको 3 केसेस है इंटरेस्ट की, मैं यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करना चाहूंगा। देखो, अगर आपने ड्यू डेट को पे कर दिया, अगर आप देखो यहां पे सभी इंटरेस्ट की केसेस समराइज करता हूं। आपने ड्यू डेट को फिक्स सम मेथड में पे कर दिया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद में आपने फाइनल असेसमेंट में जो भी आपकी लायबिलिटी आई फिक्स सम मेथड में, ये आपने पे कर दिया तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन आपने ये 17.5 ड्यू डेट को नहीं पे किया तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम में। और आपने अगर ये जो 8.75 ड्यू डेट को नहीं पे किए तो वहां पे इंटरेस्ट लग सकता है और उसके बाद में डिफरेंस आता है तो यहां इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन सेल्फ असेसमेंट मेथड में, चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपने अगर ये ड्यू डेट को पे किया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने ये ड्यू डेट को पे नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा। ये तो दोनों मेथड में लगेगा। ड्यू डेट को जो 25 तारीख है आपने पे नहीं किया तो वो फिक्स सम मेथड हो या सेल्फ असेसमेंट मेथड हो, दोनों में इंटरेस्ट लगेगा। अगर दे दिया तो ठीक है यहां पे। उसके बाद में यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके फाइनल असेसमेंट में इंडिविजुअल मंथ का डिफरेंस आ जाता है तो सेल्फ असेसमेंट मेथड में वहां इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो फिक्स सम मेथड में देने की जरूरत नहीं है। और आपका जो फाइनल असेसमेंट में जो लास्ट टैक्स आता है, अगर आपने 20 या 24 तारीख को नहीं दिया तो वहां आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये एक बेटा मैंने चार्ट में टेबल में यहां पे सॉल्व करके दिया है। ओके, इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑन फाइनल असेसमेंट, यानी जब आप 22 या 24 तारीख को यहां पे फाइनल असेसमेंट करोगे तो आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी क्या होगी। तो देखो यहां पे मंथली पेमेंट करते वक्त आपने 25 को पे कर दिया, फिर वो फिक्स सम मेथड हो या सेल्फ असेसमेंट मेथड हो तो वो केस में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन मंथली पे करते वक्त 25 तारीख को आपने अगर कुछ शॉर्ट पेमेंट कर दिया, नॉट पेड बाय 25, तो आपको दोनों मेथड में, फिक्स सम मेथड हो या सेल्फ असेसमेंट मेथड हो, आपको 18% इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। फिर फाइनल टैक्स लायबिलिटी में आपके फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड में आपने 2 मंथ का टैक्स सही ढंग से दिया है, जितना चाहिए था उतना पूरा दे दिया है तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन फिक्स सम मेथड में, अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। फिक्स सम मेथड में ध्यान से सुनिएगा, पहले 2 महीने की लायबिलिटी आपकी हायर थी, फिक्स सम मेथड में हायर थी। देखो डिफरेंस आया था, फिक्स सम मेथड में हायर थी और आपने जो पे किया ओके पहले 2 मंथ का वो कम, फिक्स सम मेथड से 8.75 पे किया, जबकि लायबिलिटी आपकी 10 लाख थी। तो वो केस में जो डिफरेंस आएगा उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। एक्चुअल आंसर नहीं लाना चाहिए बेटा, ये ऊपर नीचे हो गया, ये वाला पार्ट जो है ये नीचे आना चाहिए, ये नीचे आना चाहिए। चार्ट में आपको करेक्ट करके मिल जाएगा, जो चार्ट आप जहां से डाउनलोड करोगे तो उसमें करेक्ट करके मिल जाएगा, ठीक है। तो ये केस में यहां पे नील आएगा। फिक्स सम मेथड में डिफरेंस भी आया तो कोई लायबिलिटी नहीं, लेकिन सेल्फ असेसमेंट मेथड में अगर आपकी लायबिलिटी एक्चुअल मंथ वाइज हायर आती है और आपने जो सेल्फ असेस किया वो कम पे किया होगा तो वहां आपकी लायबिलिटी आएगी और वो 18% पर एनम से आएगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। और जब आप फाइनल टैक्स लायबिलिटी करते हो, जैसे 17.5 लाख था या इधर यहां पे 10 लाख रुपए था फाइनल टैक्स लायबिलिटी, या आपने ड्यू डेट को नहीं दिया तो आपको इंटरेस्ट लगेगा और वो 18% पर एनम से इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो ये हमने देखा इंटरेस्ट लायबिलिटी, यहां पे क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे कि मैनर ऑफ ऑप्टिंग, आपको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना है तो कंपोजिशन स्कीम आप फाइनेंशियल ईयर में कभी भी ऑप्ट कर सकते हो, यानी थ्रू आउट द ईयर आप कभी भी ऑप्ट कर सकते हो। रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑप्ट फॉर एनी क्वार्टर फॉर फर्स्ट डे ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। अब मैं थोड़ा आपको
इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में बताना चाहूंगा। जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च में, आई रिपीट, जनवरी, फरवरी और मार्च में आपकी कंपोजिशन स्कीम नहीं थी और आप अप्रैल में और जून में कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हो, यानी ये क्वार्टर में आप ऑप्ट करना चाहते हो, सॉरी कंपोजिशन नहीं, या क्यूआरएमपी स्कीम, ये क्यूआरएमपी स्कीम आप ऑप्ट करना चाहते हो ये क्वार्टर में। तो अगर आप ये क्यूआरएमपी स्कीम यहां पे ऑप्ट करना चाहते हो, लास्ट क्वार्टर में नहीं था, तो आपको ऑप्ट करने का एप्लीकेशन कब देना पड़ेगा? तो इस क्वार्टर के स्टार्ट होने के 2 महीने पहले, यानी आपके पास ऑप्शन कब है, आप यहां फेब में कभी भी ये 2 महीने पहले एप्लीकेशन दे सकते हो, ओके, कि भाई मुझे नेक्स्ट क्वार्टर में क्यूआरएमपी स्कीम लेना है। या फिर ये क्वार्टर चालू भी हो गया होगा तो डरो मत, आप क्वार्टर चालू भी हो गया पर इस क्वार्टर में आपको अप्रैल और टाइम दिया है, यानी आप 30 अप्रैल के, यानी इस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ भी आप ले सकते हो। यानी आपके पास 3 महीने, 3 महीने कैसे? क्वार्टर स्टार्ट होने के 2 महीने पहले, या क्वार्टर स्टार्ट हो गया होगा तो भी अप्रैल, 30 अप्रैल के पहले अगर आप यहां पे अप्लाई कर देते हो फॉर क्यूआरएमपी स्कीम तो आपको मिल जाएगी। इज इट क्लियर? यहां पे तो 2 महीने पहले या इस क्वार्टर का पहला महीना, तब तक आप ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर अप्रैल निकल गया तो फिर ये क्वार्टर आपको छोड़ देना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट क्वार्टर के लिए ही जाना पड़ेगा। ओके, और बेटा 1 जनवरी में यहां पे ये जो कंपोजिशन स्कीम थी, ये कुछ लोग ऑटो माइग्रेट हो गए, यानी क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि भाई क्वार्टरली पेमेंट पहले से फैसिलिटी थी, तो कुछ लोग ऑटो माइग्रेट हो गए, कुछ लोगों को यहां पे अप्लाई करना पड़ा माइग्रेशन के लिए। तो मैंने इसका एक टेबल यहां पे दिया है, ये आपका एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर मेन इंपॉर्टेंट बातें सारी हमारी डिस्कस हो चुकी है। तो रिवीजन में जितना पॉसिबल था, जितना डिटेल में पॉसिबल था बेटा, मैंने रिवाइज किया। सो आई होप आपको ये रिवीजन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्यूआरएमपी स्कीम हमने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, इसको फटाफट देख लेना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।